हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक कुमार सागर और आज हम बात करने वाले हैं अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद क्या है, इसका उत्थान या इसकी वैचारिक क्रांति क्या थी, यह किस प्रकार प्रासंगिक रूप में आज तक विद्यमान है और अन्य पहलुओं को भी आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसमें शामिल करेंगे। बात करते हैं अस्तित्ववाद की। जैसा कि आपको दिख रहा है या आपको सुनाई दे रहा है कि अस्तित्ववाद दो शब्दों से मिलकर बना है, अस्तित्व प्लस वाद। अर्थात जो भी है अस्तित्व प्लस वाद। अस्तित्व क्या हो गया? खुद की एग्जिस्टेंसमेंट, अर्थात हम क्या अस्तित्व करते हैं। वाद क्या है? उसका अध्ययन। तो एग्जिस्टलिज्म में हम क्या देखते हैं कि इसमें हम अपने मतलब मानव को केंद्रित पाते हैं। आखिर यही दर्शन ऐसा क्यों हुआ कि इसी के माध्यम से, या फिर जब इसका उत्थान 19वीं 20वीं शताब्दी में हुआ, तभी क्यों मानव को अस्तित्व के माध्यम से इतनी ज़्यादा वरीयता दी जाने लगी, उससे पहले क्यों नहीं? जैसा कि आप सभी या हम सभी जानते हैं कि 19वीं या 20वीं सदी से पहले जो चिंतन का माध्यम था, महज एक वैचारिक चिंतन के माध्यम से एक दूसरे के संबंधों का अध्ययन किया जाता था, किंतु उसमें कभी भी हाँ, सूक्ष्म रूप से हम कह सकते हैं कि उसमें मानव को इतनी वरीयता दी जाती थी कि बस वह एक चिंतन करने का साधन रूप हो। किंतु इस दर्शन या इस विचार के माध्यम से, किस विचार के माध्यम से? एग्जिस्टेंशियलिज्म मतलब अस्तित्ववाद के माध्यम से मानव को सर्वप्रथम एक साध्य के रूप में पहचान मिली और तत्पश्चात सभी जितने भी प्राकृतिक साधन थे या प्रकृति के शेष उपादान थे, उनको एक वस्तु के रूप में माना गया। महत्व और आत्मनिष्ठा में न कि वस्तुनिष्ठता। वास्तव में ये जो भी मैंने शब्द कहे ये बहुत बहुत बड़े हैं। अगर इसके माध्यम से बात की जाए तो मानव का जो महत्व है उसकी आत्मनिष्ठता में है, न कि वस्तुनिष्ठता में। मतलब अगर मानव विचार करे या करेगा तो वह अपनी आत्मनिष्ठता के अंतर्गत करे, ना कि वस्तुनिष्ठता के। मतलब जैसा किसी और ने कह दिया तो वह भी वैसा माने। अभी हमने शब्द बोले थे आत्मनिष्ठता और वस्तुनिष्ठता। आत्मनिष्ठता और वस्तुनिष्ठता क्या होता है देख लेते हैं। आत्मनिष्ठता आत्म प्लस निष्ठ से, मतलब जिसमें अपना कोई विचार, अपना कोई एंगल शामिल हो। किंतु वही बात करते हैं वस्तुनिष्ठता की। वस्तुनिष्ठता में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर मैं बात करूं कि 2 + 2 = 4 होते हैं, तो चाहे आप किसी भी क्षेत्र या किसी भी काल में जाएं, उसमें सदैव 2 + 2 4 ही होते हैं। किंतु यदि मैं कहूं इस समाज की दशा अत्यंत दयनीय है, जिसके कारणों की आप पड़ताल करें, तो कुछ का विचार हो सकता है कि यहाँ पर शिक्षा का अभाव है। कुछ का विचार हो सकता है कि यहाँ पर जो आडंबरपूर्ण जीवन या फिर परंपरागत साधनों का उपयोग किया जाता है। किंतु वहीं किसी का या समाजवादी अर्थात किसी मार्क्सवादी व्यक्ति का विचार हो सकता है कि यहाँ पर जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसका अत्यधिक शोषण का परिणाम ही यहाँ की क्या है, इस शहर या इस समाज की दयनीय स्थिति का एक महत्वपूर्ण कारण है। तो ये जो मैंने अपने एंगल्स बताए हैं ये क्या हो गए हैं? एक आत्मनिष्ठता। किंतु आप 2 + 2 = 4 होते हैं तो होते हैं, चाहे आप एक 2 वर्षीय बच्चे से पूछें, चाहे 50 वर्षीय बुजुर्ग से। सॉरी 50 वर्गीय बुजुर्ग तो आजकल अपने आप को जवान बलिष्ठ समझते हैं, सही बात है। किंतु
इस दर्शन का जो सर्व प्रमुख तत्व है वह मनुष्य की आत्मनिष्ठता है। ऐसा हुआ कि आगे के चलते समाज में 18वीं 19वीं शताब्दी में आप जानते हैं कि ब्रिटेन से प्रारंभ हुई औद्योगिक क्रांति ने समाज में वैज्ञानिक उपकरणों एवं तकनीकी के माध्यम से उन मशीनरी उन वैज्ञानिक खोजों को मनुष्य से ऊपर सिद्ध कर दिया। किंतु धीरे 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 मनुष्य की क्या एक पहचान वस्तु के समान हो गई, जिसका निर्णय वह स्वयं नहीं कर सकता था, उसकी वैल्यू खुद घटती चली गई। आप जानते हैं, अर्थशास्त्र भी आपने पढ़ा ही होगा कि मानव पूंजी का किस प्रकार अच्छी उन्नत तकनीकी मशीनों से ह्रास होने लगता है। खैर छोड़ो, आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं इस स्लाइड्स के माध्यम से अस्तित्ववाद। जैसा आपको दिख रहा है कि अस्तित्ववाद एग्जिस्टेंशियलिज्म एक मानव केंद्रित दृष्टिकोण है। हमने पहले भी बात की थी और अब भी बात कर रहे हैं। अर्थात वह संपूर्ण जगत में मानव को सबसे अधिक प्रदान करता है। क्यों करता है? अस्तित्ववाद क्या करता है? मानव को सबसे अधिक वरीयता प्रदान करता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस का कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी परीक्षा में बैठना चाहते हैं और इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना चाहते हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य बन जाता है कि अस्तित्ववाद क्या है या अस्तित्ववाद सबसे अधिक किसको वरीयता देता है। ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, चिंतन को, ईश्वर को, मनुष्य को या प्रकृति को। तो इसमें आंसर होगा मनुष्य को। आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हो तो आप इसमें देखेंगे कि जो हमारा 1955 से 1963 या फिर 65 का माध्य की जो समय था, उसमें जितनी भी कहानियाँ साहित्यिक रचनाएं रची गईं वो किस पर आधारित थी? मानव दृष्टिकोण पर आधारित थी। आगे चलते हैं। खैर छोड़ो, सबसे अधिक प्रदान करता है, उसकी दृष्टि में मानव एकमात्र साध्य है। प्रकृति के शेष उपादान क्या? जितने भी मतलब ये कहें वस्तुएं या फिर उपहार है, वो वस्तु हैं। आगे पढ़ते हैं। मानव का महत्व उसकी आत्मनिष्ठता में है, ये हमने समझ लिया है। उससे पहले क्या करता है कि मनुष्य को न देकर उसके चिंतन को। जीन पॉल सार्त्र वास्तव में 19वीं सदी में माना जाता है कि जीन पॉल सार्त्र की जितनी भी कृतियाँ थीं या फिर जितनी भी रचनाएं थीं, उनमें अस्तित्ववाद की एक धुंधली सी तस्वीर दिखाई देती है। इसलिए कुछ चिंतकों का या फिर कुछ विचारकों का मानना है कि अस्तित्ववाद का जो जनक है वो जीन पॉल सार्त्र है, जिसकी एक तीव्र प्रज्वलित ऊर्जा का प्रस्फोट द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सामने आया। कहते हैं, देखो सार्त्र क्या कह रहा है। सार्त्र के अनुसार मनुष्य स्वतंत्र प्राणी है। यदि ईश्वर का अस्तित्व होता तो वह संभवतः मनुष्य को अपनी योजना के अनुसार बनाता, किंतु सार्त्र का दावा है कि ईश्वर नहीं है, अतः मनुष्य स्वतंत्र है। और सार्त्र बाबा ने तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी बात कह दी दिखे है। क्या कह दी? यदि ईश्वर का अस्तित्व से तात्पर्य है या नहीं है। अगर अस्तित्व है तो है, अगर अस्तित्व नहीं है तो नहीं है। मतलब ईश्वर का अस्तित्व होता, यदि ईश्वर होता तो मनुष्य को अपनी योजना के अनुसार बनाता। अर्थात मनुष्य जो भी करता वो जो ईश्वर ने कहा वही करता, ये ईश्वर ने जो लिखा वही करता। भारतीय संस्कृति में तो इस चीज़ की भरमार है कि अगर कोई काम बिगड़ गया, ईश्वर की कृपा से हुआ है, ईश्वर ने यही चाहा। अगर कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाए, ईश्वर की यही लीला थी, ईश्वर की यही इच्छा थी। चलो खैर छोड़ो, अपनी अपनी संस्कृति, अपने अपना देश, अपना अपना भेष। किंतु सार्थ का दावा एक दृष्टिकोण से या फिर अनेकों दृष्टिकोण से मेरे को सही भी प्रतीत होता है, क्योंकि मनुष्य स्वतंत्र है, वह अपने इच्छा अनुसार कोई भी कार्य कर सकता है। जी मैं कहा, किसी के किंकड़ मार दी,
लल्ला यशोदा के मत लाला, ऐसा न करो वरना तुमको पड़ जाएंगी लाला। अब देखते हैं स्वतंत्रता का अर्थ क्या बताया है प्रभु जी ने। स्वतंत्रता का अर्थ चयन की स्वतंत्रता, मतलब चयन। यदि आपको 4 परिस्थितियां दी जाएं या 4 वस्तुएं दी जाएं तो आप उनको चयन या उनको स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि आपसे कहा जाए कि आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं और आप अपने अनुसार एक विकल्प चुनिए, तो इसमें ये नहीं होना चाहिए कि मैं फला व्यक्ति से पूछ लूँ, फला व्यक्ति से, फूफा से पूछे हूँ, मौसा से पूछे हूँ कि मुझे किसको चूज़ करना है। उदाहरण के तौर पर मान के चलते हैं आपको 4 रिश्ते आए हैं। 4 रिश्ते में एक लड़का इंजीनियर है, एक लड़का डॉक्टर है, या फिर लड़का लड़की चेंज कर सकते हैं आप जेंडर के अनुसार। तीसरा लड़का यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, मेंस लिख चुका है, इंटरव्यू भी बाकी है। और चौथा एक बड़ा बिजनेसमैन का बेटा है। तो आप इनमें से किसी एक को चुनने के लिए यह नहीं होना चाहिए कि मैं मौसा से पूछा हूँ, खाला से पूछा हूँ, फुप्पी से पूछा हूँ या फूफा से पूछा हूँ। इसमें आपको निर्णय स्वयं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य खुद का निर्माता स्वयं होता है। यदि आप किसी दूसरे के माध्यम से इनको इसमें से पसंद करते हैं, मान के चल लीजिए फूफा जी ने कहा कि बेटा आप यूपीएससी वाले बंदे से शादी कर लीजिए, तो आप में और उस व्यक्ति में संबंध एक साध्य और साधन के रूप में हुआ, अर्थात आप उस व्यक्ति के क्या बन गए हैं, साधन। हाँ, भले ही आपको साध्य क्या है, उस व्यक्ति से शादी करना, किंतु आपका निर्णय कौन कर रहा है, आपके फूफा जी या कोई अन्य व्यक्ति। इसलिए आप क्या हुए हैं, एक वस्तु। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान के चलते हैं कि आपने एक मग लिया, मतलब पानी का। उसका या उसमें उसका निर्णय नहीं होता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं। उसको खरीदने वाला क्या करता है, या फिर जो बनाता है उसको क्या किस तरीके से बनाता है ताकि ये बिके और पानी भरने या फेंकने में। आजकल तो होली के समय भी देखते ही हैं आप कितना क्या हो जाता है, वो भी सिर पर फूट जाते हैं। तो छोड़ो, खैर छोड़ो, ये तो अलग बात है। उसमें उसमें आपकी व्यक्तिगता नहीं रह जाती है अगर आप किसी अन्य से निर्णय कराते हैं। कीरकेगार्ड ने कहा है, महान से महान व्यक्ति की महानता भी संदिग्ध रह जाती है यदि वह अपने निर्णय को अपनी अंतरात्मा के सामने स्पष्ट नहीं कर लेता है। अंतरात्मा क्या है, जो हमारी आत्मा की आवाज़ होती है। अरे बाबा ये क्या आत्मा ले आई, ये तो कहीं भगवान को नहीं मानते थे। खैर छोड़ो, ये अंतर आत्मा इन्होंने कहा कि जो हमारे अंदर से एक ऐसी भावना उठती है कि नहीं नहीं ये सही है, उसकी आवाज़ सुनो। और ये कभी भी विचलित नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई लालच दे, चाहे कोई पैसा दे, चाहे कोई कुछ भी दे, कुछ भी ए टू जेड। ये हमारे महान वैज्ञानिक या महान दार्शनिक या महान विचारक या महान चिंतक हैं जिनके आप दर्शन करो। प्रभु जय हो। नमस्ते सर, नमस्ते सर, प्रणाम। अरे कहाँ चले गए हो आप, ये रे ये रे ये रे। ठीक है, देखो ये कीरकेगार्ड महोदय हैं और ये दास्त्रावास्की हैं, नीत्शे एवं सार्त्र हैं। ये नीत्शे, ये सार्त्र हैं। हमने बता दिया है 1940 से 50 के दशक में अस्तित्ववाद पूरे यूरोप में एक विचार क्रांति के रूप में उभरा। यूरोप भर के दार्शनिक व विचारकों ने इस आंदोलन में अपना योगदान दिया। इनमें जियों पॉल सार्त्र, काल्बर्ट कामू, इंगमार बर्गमान प्रमुख हैं। इंगमार बर्गमान प्रमुख हैं। ये याद रख लीजिए, आपको कहीं भी साहित्यिक रचना या फिर जो रेफरेंस देने में थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। कालांतर में अस्तित्ववाद की 2 धाराएं हो गई, ईश्वरवादी अस्तित्ववाद और अनिश्वरवादी अस्तित्ववाद। अभी तक हम जो विचार कर रहे थे, आपने देखा कि जो जीन पॉल सार्त्र उन्होंने कहा था यदि ईश्वर होता तो वह मनुष्य को इस योजना के आधार पर बनाता कि वह क्या जो भी करे। अनिश्वरवादी अस्तित्ववाद पढ़ रहे थे। अब ईश्वरवादी अस्तित्ववाद हम करें तो उसमें काफ़ी समय लगेगा, किंतु अब खैर छोड़ो। परिचय हमने देख लिया है। व्यक्ति के अस्तित्व को अधिक महत्व देते हैं ये, और अस्तित्व में आया है अतः अस्तित्व ही प्रमुख है। विचार
जबकि विचारीय सिद्धांत गौण है, ये देख लिया है हमने। दूसरों के द्वारा प्रतिपादित या निर्मित सिद्धांतों को स्वीकार करना उसके लिए आवश्यक नहीं है, ये भी हमने देख लिया है। हाँ, इससे पहले और क्या बोल, वैसे ये हमने बात कर ली है। इसी दृष्टिकोण के कारण इनके लिए सभी परंपरागत सामाजिक, नैतिक, शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक सिद्धांत अमान्य या अव्यावहारिक सिद्ध हो जाते हैं। उनका मानना है कि यदि हम दुख एवं मृत्यु की अनिवार्यता को स्वीकार कर लें तो वह कहाँ रह जाता है। सही बात है भाई, लोगों की जो इस पृथ्वी पर जन्मा है उसकी मृत्यु तो निश्चित रूप से तय है। अब अस्तित्ववादी के अनुसार दुख और अवसाद को जीवन के अनिवार्य एवं काम्य तत्वों के रूप में स्वीकार करना चाहिए। काम्य मतलब कामना, कामना मतलब इच्छा, डिजायर, डिजायर, आई डिजायर टू दिस वर्क। ओ नो, सॉरी सॉरी सॉरी। परिस्थितियों को स्वीकार करना या न करना व्यक्ति की ही इच्छा पर निर्भर है। इनके अनुसार व्यक्ति को अपनी स्थिति का बोध दुख या त्रास की स्थिति में ही होता है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण और अच्छा वाक्य है, इसको अंडरलाइन करें, करते हैं अभी, रुको 1 मिनट। 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा बच्चों, हो गया समझ लो। ये रहा, इनके अनुसार व्यक्ति को अपनी स्थिति का बोध दुख या त्रास की स्थिति में ही होता है। कहने का तात्पर्य, जब कोई आपत्ति, विपदा, त्रासदी सामने आती है तभी ही मनुष्य को क्या होता है, अपने अस्तित्व का आभास होता है। मान के चल लीजिए एक मकान है और चारों तरफ से उसमें कास्ट का क्या है, परिसीमन किया गया है, मतलब उसको बाउंड्री से घेरा गया है, और बाउंड्री लकड़ी के चारों तरफ क्या लग जाए, आग, बीच में भी लकड़ी के सामान पड़े हैं और आप उसमें बीच में बैठे हैं, तो क्या होता है, आप देखते हैं कि आपको इतना भय कांपने लगता है कि क्या यार मैं कहीं मर ना जाऊं, ये नहीं हो जाऊं। तब क्या होता है, अपना आभास, वरना आप चलते फिरते हैं, कहीं अपनी फिक्र नहीं, देख रहे हैं वाह क्या चीज़ है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते अच्छे बच्चे। स्थिति, अतः उस स्थिति का स्वागत करने के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए। दास्ताएवस्की ने कहा है, दास्ताएवस्की ने कहा था, क्या कहा था देखते हैं इनको, ये भी बड़े कहते थे, यदि ईश्वर के अस्तित्व को मिटा दिया जाए, कहने का मतलब जो हम ईश्वर ईश्वर करते हैं कि ईश्वर है ईश्वर है, अगर हमारे दिमाग से ये बात चली जाए कि ईश्वर है, मतलब ये फिट हो जाए कि ईश्वर नहीं है, तो फिर सब कुछ करना संभव है। क्योंकि अभी तक हम क्या सोचते हैं कि नहीं यार ये तो ईश्वर ने क्या है, इसको ईश्वर ही करेगा, मनुष्य नहीं कर सकता है। अस्तित्ववाद अस्तित्व में अस्थि होने का बोध कराता है। यूँ तो पेड़ पौधे, पशु पंछी आदि सभी का अस्तित्व होता है। अस्तित्व बोले तो पहले से ही और अब तक या फिर आने वाला होगा, अस्थि होगा, ऐसा ही हो तभी। पेड़ पौधे, पशु पंछी सभी का अस्तित्व होता है, किंतु अस्तित्ववादी अर्थ में मनुष्य का ही अस्तित्व को स्वीकार गया है। व्यक्ति की व्यक्तिकता या यूनिकनेस, यूनिक हो पर्सन तो यूनिक हो, यूनिक सबसे अलग हो, अस्तित्ववाद का केंद्र विवेच्य है। सार्थ के अनुसार गुण के पहले अस्तित्व होता है। मतलब आप देख रहे हैं कि उस मनुष्य में फला गुण है, फला ढिंकाना वगैरह वगैरह, वो बहुत अच्छा है, लंबा है, गोरा है, चिकना है, नहीं हमारी तो त्वचा, डाबर भी थोड़ा वाइट होता दिखा है। आज संघर्ष करता है, दुनिया से टकराता है और अपने को परिभाषित करता है। अस्तित्ववादी दर्शन में अनेक विषयों का विवेचन किया गया है, जैसे स्वतंत्रता, चुनाव, संवेदना, समाज आदि, पर इन सभी की केंद्रीय मुद्दा व्यक्ति ही है। कहने का मतलब यहाँ पर इनकी थोड़ी आलोचना भी की जाती है। आलोचना के मैं पॉइंट बता रहा हूँ आपको, जैसे कि ऊपर इन्होंने कहा था कि मनुष्य ही मतलब साध्य है, जबकि ऐसा नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। और एक मुद्दा यही है कि समाज से कुछ विचार को, जो मुख्य विचारक हैं उनका मानना होता है कि हमें समाज से स्वतंत्र ना होकर समाज में स्वतंत्र होना है। ये अवधारणा काफ़ी अच्छी है और इसी अवधारणा का मेरे अनुसार पालन भी करना चाहिए। किंतु मैं आपको अस्तित्ववाद बता रहा हूँ, फिर भी मैं ऐसी बात नहीं करूँगा कि आप ये करना चाहिए, क्योंकि आप क्या है, अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं। इसलिए आगे चलते हैं।
अस्तित्ववादी दर्शन में अनेक विषयों का विवेचन किया है, जैसे स्वतंत्रता, चुनाव, संवेदना, समाज आदि, पर इन सभी की केंद्रीय मुद्दा व्यक्ति ही है। सार्त्र का कहना है कि मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है, अतः स्वतंत्रता होने की बुनियादी शर्त है। ये बहुत अच्छा कोटेशन आपको मिल जाता है। क्या? स्वतंत्रता होने की बुनियादी शर्त है, मतलब जो हम स्वतंत्र है या फिर स्वतंत्र निर्णय लेते हैं, स्वतंत्रता आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी प्रकार से होती है। या आपको कोई ये विचारिक स्वतंत्रता भी होती है, आप क्या विचार कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, सब कुछ। किंतु अत्यधिक स्वतंत्रता हानिकारक होती है। समझो, स्वतंत्रता, यदि आप स्वतंत्र हैं तभी आप हैं, अन्यथा आप नहीं हैं। कहने का मतलब यदि आप अपने निर्णय स्वयं करते हैं तभी आप स्वतंत्र हैं, वरना आप है ही नहीं। आप एक वस्तु के समान है, आपको कोई भी यूज कर सकता है। स्वतंत्र होकर ही प्रामाणिक जीवन जिया जा सकता है, वरना आप एक बनावटी जीवन जिएंगे। कामों विद्रोह को स्वतंत्रता का पर्याय कहला है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है उसको विद्रोह तो करना पड़ता ही है, चाहे भारतीय स्वतंत्रता हो, फ्रांस की राजनीतिक क्रांति हो, मतलब रक्तमय क्रांति हो, चाहे इंग्लैंड की गौरवमय क्रांति हो। इंग्लैंड का नाम सुनते ही तो मुझे उस समय 1950 से पूर्व, 1950-49 से पहले की दरिद्रता याद आने लगती है। देखेंगे उसको भी किसी अन्य एपिसोड में। कहता है कामों की मैं विद्रोह करता हूँ, इसलिए मेरा अस्तित्व है, इसलिए मैं अस्तित्ववान हूँ। मतलब मैं विद्रोह कर रहा हूँ, विद्रोह, मैं स्वतंत्रता को प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए क्या हूँ मैं? अस्तित्ववान हूँ, मुझ में अस्तित्व है। विक्टर ए फ्रैंकल द्वारा अस्तित्ववाद का अनुकरण किया गया है। उनकी मृत्यु सन इतने इतने में हुई थी। उनकी करीब 32 किताबें 24 भाषाओं में, और बचाव कई अलग, ये भी पढ़ लिया था। शिविर में बिताए, हाँ ये ठीक है, इसको देखते हैं। उनकी करीब 32 किताबें 24 भाषाओं में अनुवादित की जा चुकी हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय उन्होंने अपने 30 साल ऑस्टिवत्स, दचाओ और कई अलग एकाग्रता शिविरों, कंसंट्रेशन कैंप्स में बिताए। उन्होंने अपनी पुस्तक मैन सर्च फॉर मीनिंग में लोगोथेरेपी नाम की चिकित्सा के बारे में विस्तृत में बताया है। लोगों का अर्थ होता है अध्ययन, लोगों का अर्थ होता है अध्ययन, जिसका, एक मिनट रुको, क्या अर्थ होता है? अध्ययन। ये किसका अध्ययन करती है? मानव के अस्तित्व का, मानव के अस्तित्व का। इसी कारण फ्रैंकल ने उच्च महत्व जीवन को, अर्थ को दिया है, ना कि आनंद को। कहने का मतलब यदि आनंदित व्यक्ति है तो उसका है मोल है, ऐसी बात नहीं है। सभी आनंद के पीछे भाग रहे हैं, चाहे वो जीएफ हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो शोहरत हो, कुछ भी। किंतु सबसे अधिक महत्व जीवन को है। अस्तित्व कुंठा, मनुष्य के अर्थ की खोज की धारा में हताशा या निराशा का भी बहुत बड़ा भाग होता है। लोगोथेरेपी ने इसे अस्तित्व कुंठा का नाम दिया है। अस्तित्व शब्द को 3 तरीकों से उपयोग में डाला जा सकता है। अस्तित्व जो अपने आप में अर्थ है, यानी मनुष्य के जीवन का आधार। अस्तित्व का अर्थ, व्यक्ति अस्तित्व में ठोस अर्थ की खोज का अभ्यास। ये हमने देख लिया है, आपके काम की नहीं है, फिर भी मैं इसको धीमे धीमे स्लाइड कर देता हूँ, आप इसको पुश करके पढ़ सकते हैं। हाँ, ये फिर भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। जो इस शिविर में मरीज थे वो क्या थे, मतलब हताश हो चुके थे। और वो मरीज थे काहे के? द्वितीय विश्व युद्ध के। लाखों, हजारों, कई लाख संख्या में मनुष्य की क्षति हुई, इतने नरसंहार, पूछो मत। उनके जहन में खोखलापन ही रहा, क्योंकि वे आंतरिक अकेलेपन से गुजरते हैं। उन्होंने देखा कि हमारा साथ का मनुष्य ही एकदम खत्म हो गया। सोचता है उसे विक्टर फ्रैंकल ने अस्तित्व वाक्यूम का नाम दिया, अस्तित्व शून्यता। वास्तव में एक ऐसी घटना हुई जो 20वीं सदी में बहुत ही विख्यात हुई।
अस्तित्व वैक्यूम की शुरुआत उदासी से होती है। इसी अवसर पर फ्रैंकल रविवार न्यूरोसिस के बारे में स्पष्ट करते हैं। यह एक तरीके का अवसाद है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन में संतोष की कमी को महसूस करता है, और इसका एहसास उसे तब होता है जब वह हफ्ते भर के भाग दौड़ के बाद अपने जीवन के अकेलेपन को महसूस करता है। आप पूरा दिन काम करके आए, ऑफिस में बैठे, सब कुछ किया, और शाम को जब अपन आते हैं तब देखते हैं क्या यही ज़िंदगी है। खुद से प्रश्न, कोई बाढ़ सी आ जाती है, सैलाब के साथ आप बहते चले जाते हैं। क्या इसी जीवन के लिए जन्म पाया था? क्या यही हमारी एक दशा है? सुबह ऑफिस, ऑफिस से घर, ऑफिस से घर, सुबह शाम, यही। छोड़ो, पैसा कमाना है भाई, कुछ भी करो। और इसका एहसास उसे तब होता है जब वह हफ्ते भर के भाग दौड़ के बाद अपने जीवन के अकेलेपन को महसूस करता है। फ्रैंकल के हिसाब से शराबीपन और बाल अपराध के कारणों को तब तक समझा नहीं जा सकता जब तक उससे दबे हुए अस्तित्व वैक्यूम को मान्यता नहीं मिलती। यही कारण वृद्ध लोगों और पेंशनर की स्थितियों में भी लागू होता है। यह अस्तित्व वैक्यूम अलग अलग वेश धारण करते हैं और जीवन के भिन्न भिन्न पहलुओं मनुष्य के समक्ष प्रस्तुत होती है। इनमें से कुछ शक्ति की इच्छा है, धन की इच्छा हो सकती है, जो हमने बात की है अभी ऊपर। पैसा जो कमाना है, मतलब जो अर्थ के खोज में मनुष्य को राह को धुंधला कर देती है। यह अस्तित्व कुंठा का ही परिणाम है कि जिससे यौन लिबिडो भी अनियंत्रित हो जाती है। यौन लिबिडो, सेक्सुअल लिबिडो, लिबिडो का अर्थ होता है इच्छा, सेक्स, यौन की इच्छा। हम अगर समय लगा तो मनोविश्लेषणवाद, सिगमंड फ्रॉइड का जो एक महत्वपूर्ण दर्शन है उसको समझेंगे अगले किसी अन्य वीडियो के माध्यम से। चलते हैं अस्तित्ववाद का सार। उन्होंने बहुत अच्छे से बताया इलेक्ट्रा, एडिपस, और हमारा क्या होता है इड, ईगो, सुपर ईगो, सब कुछ बताया है। लोगोथेरेपी की कोशिश हमेशा यही रहती है कि मरीजों को पूरी तरह से अपने कर्तव्य की तरफ मोड़ा जाए, ताकि वह यह समझे कि ये तो अलग चीज़ है, हम लोगोथेरेपी की बात नहीं कर रहे हैं। लोगोथेरेपी हमने शिक्षा में प्रकृति से ही हो सकती है या फिर संस्कृति से, ये भी हमने देख रहा है। आत्म परिचय के राह पर बहुत बड़ा कदम है। इससे दोनों व्यक्ति अपने सामर्थ्य को पहचान जाते हैं। तीसरा तरीका जो मनुष्य को अपने जीवन के अर्थ को खोजने में सहायता करता है वह है पीड़ा। मनुष्य जब भी ऐसा है या ऐसी परिस्थिति से गुजरता है जिसका परिणाम उनके हाथ में न हो, जैसे कोई लाइलाज बीमारी, उसी वक्त एक इंसान को अपनी पहचान का बोध करना या भरपूर मौका मिलता है। अर्थात कष्ट को झेलकर जीवन का सबसे बड़ा अर्थ पाने का अवसर मिलता है। इसमें कष्ट की तरफ व्यक्ति का नजरिया भी पीड़ा को झेलने की ताकत देता है। कहने का मतलब कि जब एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसका हमें कोई हल दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है, तब हम देखते हैं कि हम सभी परिस्थितियों के अधीन हैं, हमारा अस्तित्व ही क्या है। एक वाकया याद आ रहा है मुझे कि एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति स्कूटर से जा रहा था। कहाँ जा रहा था? कहीं भी जा रहा हो, चाहे ओयो जा रहा हो, चाहे जीएफ से मिलने जा रहा हो, चाहे अपने घर वालों से, कहीं भी, ए टू जेड मान लो। क्या हुआ, दिल्ली में तो वैसे ही इतनी ज़्यादा ट्रैफिक लाइट्स है। अचानक 2 किलोमीटर चला, ट्रैफिक लाइट्स आई, गर्मी का मौसम था, सोचा थोड़े बहुत आराम कर लो। 2 मिनट का समय था ट्रैफिक लाइट को ऑन होने में, ग्रीन होने में। तरह ऊपर से चील उड़ रही थी, का का का। चील के मुंह में था क्या? सांप, विषैला सांप। अब जैसे ही उसने हेलमेट उतारा, अब ये तो आपको सोच लेना चाहिए था कि दिल्ली सरकार ने हेलमेट को तो ऐसा कर रखा है मानो जैसे फेफड़ों में सांस, जहाँ छोटी समझ लो आपका चालान कटा, कट गया, दिखाओ 500 रुपये। तभी उसने हेलमेट उतारा और देखा कि क्या, ऊपर से चील का एक सांप गिरा और उसके सिर पर काट लिया। तभी उसके साइड में खड़ा एक व्यक्ति सोचने लगा, क्या यही अस्तित्व है? इस व्यक्ति ने आराम खाने के लिए स्कूटर से उतरकर हेलमेट उतारा और यह ज़िंदगी ही उतार चला आराम के लिए। आराम ही आराम है बेटा, आप करो। तो इसलिए क्या अस्तित्व है, किस समय क्या हो जाए कुछ पता नहीं। इसी प्रकार हमारा भी अस्तित्व क्या है, आप ही दर्शकों के माध्यम से हमें पता चलेगा। बस आपसे यही गुजारिश है, अगर गलतियां अधिक हैं तो माफ़ी करना, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं।
हाँ, इतनी है कि हम उसको सुधार सकें तो कमेंट सेक्शन में बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें अनितम यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में।